नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मेरठ से खबर, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। घर में अंगीठी जलाकर सोए पूरे परिवार की मौत की खबर है। ऑक्सीजन की कमी हुई जिसकी वजह से मौत हुई है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। पति पत्नी और मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया है। पूरा परिवार नेपाल का रहने वाला था। थाना टीपी नगर क्षेत्र का ये मामला है। आपको बता दें, टीपी नगर थाना क्षेत्र में आलोक बंसल रहते थे, उद्यमी थे और अपने घर पर रात को अंगीठी जलाकर पूरा परिवार सो रहा था। सुबह काफी देर तक जब परिवार के लोग बाहर नहीं निकले तो आसपास के लोगों ने घर को खटखटाया, दरवाजे को खटखटाया, लेकिन किसी की आवाज न आने पर दरवाजा तोड़ा गया और फिर जानकारी लगी कि तीनों की जान जा चुकी है। आशंका ये जाहिर की जा रही है दम घुटने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। तो मेरठ से खबर सामने आई है, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते पति पत्नी और मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया है। ये पूरा परिवार नेपाल का रहने वाला था। 4 साल की बेटी है, पति पत्नी जिनकी मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा है। घर में अंगीठी जलाकर पूरा परिवार सोया था और आशंका यह जाहिर की जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी हुई जिसके चलते परिवार की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं अगली खबर, जहां हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ। बोलेरो और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हुई है। बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तीनों घायल अलीगढ़ मेडिकल के लिए रेफर किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस में कोतवाली मुरसान क्षेत्र के मथुरा बरेली मार्ग पर रविवार रात एक बोलेरो खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई। सड़क हादसे में बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तीनों की हालत काफी गंभीर है। डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां मुठभेड़ में मारा गया इनामी बदमाश कपिल। एसटीएफ और बिसरख पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, जहां योगेश बड़ौदा गैंग पर शार्प शूटर कपिल वसी मुठभेड़ में मारा गया है। एनकाउंटर के दौरान 2 सिपाही भी घायल हुए। 1 लाख का इनामी बदमाश कपिल वसी बताया जा रहा था। पुलिस ने मौके से पिस्टल बरामद की है। दादा पोते की हत्या का आरोपी था कपिल वसी। 1 लाख का इनाम भी इसके ऊपर घोषित था। मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एनकाउंटर के दौरान मारा गया। 2 सिपाही भी हालांकि इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। कपिल वसी दादा पोते की हत्या के मामले में यह आरोपी था। बहुत पहले से फरार चल रहा था। पुलिस को लगातार तलाश थी। 1 लाख का इनामी है और देर रात मुठभेड़ के बाद जानकारी लगी कि एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। हालांकि 2 सिपाहियों को भी गोली लगी है, वो घायल हुए हैं, ये जानकारी भी सामने आई है। लेकिन फिर भी पुलिस के लिए कामयाबी है। कपिल वसी को पुलिस ने पकड़ा और एनकाउंटर में वो मारा गया। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले का आज बड़ा दिन है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर अब मथुरा में भी सर्वे होगा। मथुरा में शाही ईदगाह में आज से सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी। मस्जिद का सर्वे करने के लिए शाही ईदगाह पक्ष को नोटिस देंगे अमीन। 20 जनवरी तक मथुरा की सीनियर डिवीजन कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है। सर्वे को लेकर शाही ईदगाह पक्ष आज कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। सर्वे में शामिल होने के लिए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। मामले के अन्य केसों के पक्षकार भी प्रार्थना पत्र देंगे। तो ज्ञानवापी की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो 13.37 एकड़ भूमि है, उसके सर्वे को लेकर आपत्ति जताई जा रही है, लेकिन सर्वे को लेकर दूसरा पक्ष जो है वो मांग कर रहा है। मामले के अन्य केसों के पक्षकार अब एक प्रार्थना पत्र सौंपेंगे। शाही ईदगाह पक्ष आज कोर्ट में अपनी याचिका को दाखिल करेगा। अब कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है, ये देखना होगा। और अमीन महोदय हमको, वादी पक्ष को स्वयं सूचना देंगे कि वो किस दिन निश्चित करके हमें अपनी आख्या के अमीन महोदय निरीक्षण के लिए जाएंगे। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में दोनों ही पक्षों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि अपने भी किसी भी खिलाफ, किसी भी आदेश के खिलाफ जा सकती हैं। कोई भी अपील जो उनको चाहे कहीं भी किसी भी सक्षम न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। पर चूंकि जो आदेश हो चुका है अमीन महोदय का निरीक्षण का, अभी तो फिलहाल उसकी आगे की प्रक्रिया होनी है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत अमीन महोदय हमको दोनों पक्षों को सूचना देकर और मौके की आख्या लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष नए नक्शा प्रस्तुत करेंगे।
वहीं कोरोना ने एक बार फिर से सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। सीएम योगी आज टीम 9 की बैठक करेंगे। सुबह 10:30 बजे लोक भवन में बैठक होगी। कोविड से बचाव को लेकर ये चर्चा हो सकती है। तो कोरोना को लेकर एक बार फिर से सरकार की चिंता बढ़ गई है और आज टीम 9 की बैठक होने जा रही है। 10:30 बजे इसको लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक होनी है किस तरीके से कोरोना से बचाव करने हैं और आने वाली किसी भी स्थिति से कैसे खुद को बचाना है, क्या व्यवस्थाएं करनी है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। 10:30 बजे ये बैठक होने है। जिस तरीके से कई देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, सरकार भी, उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको लेकर चिंतित है और आज टीम 9 की बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। सुबह 10:30 बजे लोक भवन में ये बैठक होने वाली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं कोविड को लेकर और खास तौर पर दूसरे देशों से जैसी खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी चिंता बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री आज टीम 9 की बैठक करेंगे। वहीं भाजपा ने आने वाले चुनावों पर नजर जमा दी है। आज भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंच रहे हैं, जो कि 2 दिनों तक अलग अलग बैठक कर निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर मंथन करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखनऊ में भाजपा का महामंथन होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी महामंथन करेगी। आज राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक होगी। पार्टी के अभियानों को लेकर समीक्षा की जाएगी। एमएलसी की 6 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ निकाय चुनाव जो इस वक्त काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, उसके मद्देनजर भी बैठक होगी, जो कि अहम रहने वाली है। पार्टी कार्यालय पर दोपहर 12 बजे बैठक होनी है। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। 2024 के लिए भाजपा की भूचाल तैयारी। महाविजय के लिए भगवा ब्रिगेड का महामंथन। साल के दूसरे दिन यूपी की राजधानी लखनऊ में भाजपा के दिग्गज जुटेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के समीकरणों को पार्टी की रणनीति से कसेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष सोमवार से 2 दिन के प्रवास पर राजधानी में रहेंगे। इस दौरान वो प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के साथ संगठन से संबंधित बैठकें करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियानों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। आगे की रणनीति भी तय करेंगे। सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ लखनऊ पहुंचेंगे। 2 दिन तक लखनऊ में रहेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ बैठक कर 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लगातार उनके प्रदेश भर में कार्यक्रम तो पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, अभियान जो वर्तमान में चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों की, अभियानों की समीक्षा करेंगे और आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से, आगामी संगठन के कार्यक्रमों की दृष्टि से जो जो दिशा निर्देश होंगे, 2 दिन के उनके कार्यक्रम हैं, वो सभी पदाधिकारियों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ और अलग अलग जो हमारी टीम है, अलग अलग विभागों में काम करती, सबके साथ उनका बैठना है और आवश्यक दिशा निर्देश आगामी संगठन की गतिविधि कैसे संचालित हो, इसे लेकर वो देंगे। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है, लेकिन मैनपुरी संसदीय उपचुनाव और खतौली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार ने भगवा ब्रिगेड की टेंशन बढ़ा रखी है। नगर निकायों के चुनाव हैं, साल के समाप्ति के तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव है, तो हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि हम पिछले वर्षों की तुलना समय में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी। राजनीतिक दृष्टि से अच्छे परिणाम हमारे आएंगे। पार्टी के सामने मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फंसे पेच ने भाजपा को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। माना जा रहा है कि बीएल संतोष के 2 दिवसीय दौरे पर इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही भूपेंद्र चौधरी की नई टीम की सूरत पर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है।
खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी में भाजपा गुर्जर समाज के नेता को क्षेत्रीय अध्यक्ष बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है, तो वहीं मायावती ने अति पिछड़ा दांव चल दिया है। मायावती ने लिखित बयान जारी कर सपा और भाजपा पर निशाना साधा। मायावती ने सपा और भाजपा की सरकार में ओबीसी वर्ग में आने वाली 17 जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले पर हल्ला बोला है। मायावती ने कहा, दोनों पार्टियों ने राज्य में अपनी सरकार होने पर इन जातियों के साथ खिलवाड़ किया। नतीजा, इन 17 जातियों को आज ना ओबीसी वर्ग का आरक्षण मिल रहा और ना ही एससी वर्ग का। निकाय की धुरी पर माया का अति पिछड़ा दांव। चुनावी मोड में बसपा 2024 के लिए प्लान 17। नए साल के आरंभ के साथ ही मायावती ने साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में बसपा की रणनीति क्या होगी, उसका एजेंडा क्या होने वाला है। ओबीसी आरक्षण पर छिड़े संग्राम के बीच मायावती ने ओबीसी कार्ड चल दिया है। मायावती ने 17 अति पिछड़ी जातियों के बहाने सपा और बसपा को निशाने पर लिया है। नए साल के पहले दिन मायावती की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सपा ने 17 अति पिछड़ी जातियों को ओबीसी वर्ग की सूची से हटाकर एससी वर्ग में शामिल करने का गैर संवैधानिक कार्य कर इन वर्गों के लाखों परिवारों को ओबीसी आरक्षण से वंचित कर दिया। ऐसा करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद तत्कालीन सपा सरकार द्वारा यह गलत कदम उठाने से वे सभी जातियां न तो ओबीसी में ही रह पाईं और न ही उन्हें एससी में शामिल किया जा सका। दरअसल दिसंबर 2016 में तत्कालीन सपा सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसा ही प्रस्ताव बाद में भाजपा की सरकार ने जारी किया था, इसे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर मायावती अपनी सियासत को विस्तार दे रही हैं और बसपा को आरक्षण की पक्षधर बता रही हैं। मायावती ने आगे लिखा, आरक्षण को लागू करने को लेकर संविधान बनने से लेकर आज तक चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस, भाजपा और सपा सहित कोई भी विरोधी पार्टी आरक्षण के साथ इस संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदार नहीं है। यही आज तक का कड़वा इतिहास है। मायावती ने दबे, कुचले, पिछड़े और शोषित समाज के लोगों को बसपा से जोड़ने के लिए एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आरक्षण दिलाया जाना बेहद जरूरी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने इस पर गंभीरता से काम नहीं किया। खासकर ओबीसी आरक्षण को लेकर इन पार्टियों का रवैया बेहद क्रूर रहा है। मायावती ने कहा कि अगर सरकार नीति और नियत से काम करे तो इस वर्ग को भी सम्मान मिल सकता है और इनके अच्छे दिन आ सकते हैं। नए साल के मौके पर जिन 17 जातियों का मुद्दा मायावती ने उछाला है, उनमें से कई जातियां पूर्वांचल के जिलों में निर्णायक भूमिका में हैं। कहार, कश्यप, केवट, निषाद, बिंद, भर, प्रजापति, राजभर, बाथम, गौर, तुरा, मांझी, मल्लाह, कुम्हार, धीमार और मछुआ। दिलचस्प बात यह है कि ये वही जातियां हैं जिन्हें आधार बनाकर निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजनीति करती आई है और मौजूदा वक्त में इन दोनों ही दलों के विधायकों की संख्या बसपा से कहीं ज्यादा है। मौजूदा वक्त में निषाद पार्टी और सुभाषपा के विधानसभा में 6 विधायक हैं। जाहिर है मायावती की निगाहें कहाँ हैं, ये सब समझ सकते हैं। माना जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण के बहाने मायावती की कोशिश दलित, मुस्लिम और ओबीसी वर्ग को एक साथ एक मंच पर लाने की है। मायावती की इसी कोशिश ने सपा और भाजपा का तनाव बढ़ा रखा है। ऐसे में सपा मायावती को लेकर अपने पुराने आरोपों को नए सिरे से पढ़ रही है। अच्छा, पूरा प्रदेश जानता है उनके बारे में, पूरा प्रदेश जानता है वो किससे मिली हैं, किसके लिए काम कर रही हैं और सब लोग, पूरे लोग समझ चुके हैं। अब उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं। पार्टी लोकसभा में सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी और स्थानीय निकाय चुनाव जब भी घोषित होंगे, हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतेगी और हम सब कार्यकर्ता जुट करके पार्टी को जिताएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद से ही बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर दोबारा काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत पहले मुस्लिम समाज को साधने के लिए इमरान मसूद को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। फिर ओबीसी वर्ग से आने वाले विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। संदेश साफ है कि मायावती की कोशिश ऐसा फॉर्मूला तैयार करने की है जो आने वाले वक्त में बसपा को सत्ता के रास्ते पर ले जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सियासी तकरार की। दरअसल राहुल गांधी के सपा की राष्ट्रीय पार्टी ना होने वाले बयान पर अब अखिलेश यादव ने करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी थी तो सपा का समर्थन मांग रहे थे, महाराष्ट्र में भी सपा का सहयोग मांगा था और अब सपा की राष्ट्रीय पार्टी ना होने पर सवाल उठा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने इस बयान ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार काम कर रही है। अखिलेश यादव का राष्ट्रीय मिशन। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार काम कर रही है। राहुल गांधी की बढ़ी टेंशन। कांग्रेस को सपा का रेड कार्ड। नए साल का पहला दिन, सैफई की सियासी जमीन से निकला राष्ट्रीय राजनीति का सपा संदेश कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाला है। साल 2022 के आखिरी दिन राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी पर राष्ट्रीय पार्टी न होने का तंज किया था और अब नए साल के पहले दिन अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय राजनीति का जो पन्ना पलटा है उस पर साफ दर्ज है कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव का रुख यूपी की राजनीति में राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला होगा। अखिलेश जी की भी जगह है और उनको ये ऑप्शन मतलब बोलने का ऑप्शन मिलना चाहिए और उनका पर्सपेक्टिव है वो उनके लिए ठीक है। हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार काम कर रही है। नेताजी के समय पे कई प्रदेशों में विधायक रहे हैं और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना था सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक को ढूंढ रहे थे और मुझे याद है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था और उसी समर्थन की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस और सपा के बीच तनातनी ऐसे वक्त में बढ़ी है जब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के सभी दलों को साथ लाने की कवायद की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस खुद भी विपक्ष के दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करने की कोशिश में है। दिलचस्प बात यह कि कांग्रेस और सपा के बीच तनातनी की वजह भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा में शामिल होने के सवाल पर ही अखिलेश यादव ने कांग्रेस और भाजपा को एक बता दिया था, जिस पर राहुल गांधी ने सपा के पास राष्ट्रीय विचारधारा न होने का सवाल उठा दिया। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस विपक्षी दलों को साथ लाने में कामयाब होगी? कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का तर्क है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि विपक्षी एकता के बाद जब विपक्ष चुनाव लड़ेगा तो उसके बाद नेता स्वमेव उभरता है। मैंने आपको 77 का एग्जाम्पल दिया, 89 का एग्जाम्पल दिया, 2009 का, क्या उस समय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमने 2009 में लड़ा था या 2002 में लड़ा था, 4 में लड़ा था, बाद में वो बने। तो इसको अभी खुला छोड़ देना चाहिए। जब बैठेंगे सब लोग बैठकर तभी तो तय होगा। दरअसल महागठबंधन की राह में सबसे बड़ा पेच प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर है। माना जा रहा है कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री के चेहरे में राहुल गांधी से कम कुछ भी मंजूर नहीं, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सपा और बसपा सरीखे क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ दिखने में गुरेज है। हालांकि साल 2022 के आखिरी दिन में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था कि उन्हें प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में राहुल गांधी की दावेदारी पर कोई एतराज नहीं। नहीं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं, तो एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें? नीतीश कुमार का संदेश साफ है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कोई भी हो, लेकिन विपक्ष के दलों को साथ आना चाहिए। लेकिन यूपी में ऐसी सूरत दिखाई नहीं देती, क्योंकि महागठबंधन की चर्चा के बीच शिवपाल यादव ने थर्ड फ्रंट का बाकायदा बिगुल फूंक दिया है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए सीधा झटका है। देखिए, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी से निभाएंगे और सबको जोड़ करके हमारा प्रयास होगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाए। हालांकि शिवपाल यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की और साफ शब्दों में ये भी कहा
कि राहुल गांधी की यात्रा अच्छी चल रही है, लेकिन सवाल महागठबंधन का है और सपा और कांग्रेस के साथ आने का है, क्योंकि महागठबंधन के औपचारिक ऐलान से पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। तो इसी बीच थर्ड फ्रंट का शोर भी सुनाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बस्ती में सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। एक महिला पर फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी लेने का आरोप लगा है। महिला गणेशपुर आयुर्वेदिक अस्पताल में बतौर योग प्रशिक्षिका के पद पर तैनात है। दरअसल शिक्षिका कर्ता राजेश पांडे की शिकायत पर मामले में जांच की गई, जहां सभी दस्तावेज गलत पाए गए। मामले में क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी डॉक्टर विजय श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में जल्द ही दीपिका की बर्खास्तगी की जाएगी। उन्होंने कहा नोटिस भेजा है, उनके जवाब के बाद कार्रवाई होगी। तो फर्जीवाड़ा करके नौकरी ली गई और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। बस्ती से पूरा मामला सामने आया, जहां फर्जी दस्तावेजों को जमा किया गया और नौकरी ले ली गई है। योग प्रशिक्षिका के पद पर यह महिला तैनात है। बहरहाल आरोपी महिला को एक नोटिस भेज दिया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में बीकॉम के छात्र तुषार ने अखबार की रद्दी से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मॉडल बनाया है। छात्र को मंदिर का मॉडल बनाने में करीब 4 महीने लगे। आपको बता दें कि कोरोना के दौरान इस छात्र ने घर पर रहकर ऐसे ही करीब 60 मॉडल तैयार किए। छात्र ने कोरोना के दौरान इंडिया गेट, लाल किला, गोल्डन टेम्पल समेत कई मॉडल्स बनाए। मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांधी कॉलोनी का ये रहने वाला है छात्र तुषार। बीकॉम के छात्र तुषार ने किस तरीके से कमाल किया, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। राम मंदिर का ये मॉडल बनाया है और कोरोना काल में इसी तरीके से करीब 60 मॉडल इस छात्र ने बनाए थे। हैरानी की बात यह है कि अखबार की रद्दी से इस मॉडल को तैयार किया गया है। और चलिए नहीं, तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।